In this lecture, we are going to talk about the relationship marketing. अब ये रिलेशनशिप मार्केटिंग क्यों वर्ड यूज में लिया, क्योंकि हम तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, हम तो सीआरएम पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, सीआरएम का कॉन्सेप्ट तो बाद में स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो टर्म चलता था उसको हम बोलते थे रिलेशनशिप मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग के बाद का हिस्सा ही तो क्या है, सीआरएम है। सो उस सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि शुरू में एक जो बेस था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को जानना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करता हूँ। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज्ड ओनली इन the 80s and has pretty much changed the way we invest marketing capitals. I think it has not only transformed the marketing function in a company, but the whole philosophy, the business culture, and how to market anyone and how to innovate products. Of course, ये देखो, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा एक इफेक्ट देखा गया, वो देखा गया फुल्ली मार्केटिंग फंक्शंस में। कैसे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखो कि जनरली जो पहले मार्केटिंग की जाती थी वो ब्रांडिंग से की जाती थी कि भाई एक ब्रांड बना है एंड उस ब्रांड का टैग हमेशा उस प्रोडक्ट में लगाया जाता था। या फिर कोई सर्विस दी जा रही है तो पुराने फर्म जो ऑलरेडी प्री स्टैब्लिश्ड है उनका वो टैग लगाया जाता था एंड थ्रू द टैग पीपल जान पाते थे कि हाँ, ये कौन से ब्रांड का क्या है, प्रोडक्ट है जिस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो भाई नए नए जो प्रोडक्ट्स आते थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाके अपनी ब्रांडिंग करवाते थे। ठीक है, तो जनरली देखो चीज़ें ऐसी बनती थी। या फिर लोकल होते हैं ना, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चीज़ों में अपना एक बेस बनाना स्टार्ट किया। तो एक तो स्ट्रैटेजी ये होती थी। ओके, नेक्स्ट अब बात करता हूँ कि ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के वजह से हुआ क्या। रिलेशनशिप मार्केटिंग के आने की, अब देखो क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले ये इसका इफेक्ट देख लो कि द होल फिलॉसफी ऑफ बिजनेस कल्चर, जो पहले बिजनेस कल्चर हुआ करता था, ये सब ब्रांडिंग ये सब को लेकर, ये बिल्कुल कल्चर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड सबसे बड़ा तो एक यहाँ पर ये डिफरेंस आया कि इसने पूरे मार्केटिंग फंक्शन को चेंज करके रख दिया। कैसे? कि हाउ टू मार्केट एनीवन, कि भाई किसी को मार्केट कैसे करना है एंड अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों में क्या हो गया, ये बिल्कुल काफ़ी फिक्स हो गया। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि रिलेशनशिप मार्केटिंग है क्या। सो इट इज़ द कॉन्शियस एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज टुवर्ड्स एक्चुअली रिटेनिंग एंड इन्हांसिंग पैट्रोनेज ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो वैसे तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग इंडिया में पहले नहीं आया था, ठीक है, फॉरेन्स में पहले आया था। एंड फॉरेन में भी क्यों आया, कि भाई इंडिया में ये एलपीजी पॉलिसी आने से पहले ग्लोबलाइजेशन ये सब बाकी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इंडिया में आने से पहले ही। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कस्टमर रिटेंशन का जो स्ट्रैटेजी है, ये सारे लोगों ने जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी, इन्होंने पहले ही अपनाना स्टार्ट कर दिया थ्रू रिलेशनशिप मार्केटिंग। उनके जितने भी क्या थे, मार्केटिंग रिसोर्सेज थे, जो भी पैसा वो पहले कस्टमर एक्विजिशन में खर्च करते थे। एक्विजिशन मतलब नए कस्टमर्स को पुल करना, ध्यान रखना। एक होता है एक्विजिशन, उसका मतलब क्या होता है, नए कस्टमर्स पे पैसा लगाना या फिर नए कस्टमर्स को पुल करना। ठीक है, जो भी हमने खर्च किया है नए कस्टमर को लाने के लिए, ओके, उसको बोलते हैं जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन कस्टमर एक्विजिशन। एक होता है कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमने रिटेन किया, मतलब मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी न्यू कस्टमर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो किस चीज़ पे, हमारा जो भी मार्केटिंग रिसोर्स है, जो भी पैसा है, जो भी रिसोर्सेज हमने और भी क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कुछ भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ही क्यों ना हो, या फिर हमारे पास हार्ड कैश ही क्यों ना हो, इन सबको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, सो ये जितने भी मार्केटिंग रिसोर्स थे, हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन इंक्रीज होने लग गया ग्लोबली, जनरली कंपनीज ने फिर ये अपनाना स्टार्ट किया कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे जो अच्छे प्रोडक्टिव कस्टमर्स होंगे ये उनको लुभा लुभा कर क्या करेंगे,
ये साइड से ले जाएंगे और हमारा जो मेन प्रॉफिट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और प्रॉफिट ख़त्म हुआ तो भाई अपनी कंपनी का ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो एक तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग इज द कॉन्शियस एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज टुवर्ड्स एक्चुअली रिटेनिंग एंड इन्हांसिंग पैट्रोनेज ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी कंपनीज थी अपने अपने सेक्टर्स में उन्होंने कोशिश किया कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं अब हम उनको रिटेन करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैटेजीज मैंने आपको पहले ही पुराने लेक्चर्स में आपको बताया। और ये देखो कस्टमर लॉयल्टी लाइफ साइकिल, अगर कस्टमर आपके साथ लॉयल है तो बहुत सारे फेजेस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ लॉयल कस्टमर। लाइक शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अट्रैक्ट देम, आपको उनको इंगेज करना पड़ेगा। फर्दर ग्रो देम, ओके, एंड फर्दर बात आएगी रिटेन देम। जब आप उनको रिटेन करोगे तब बाद में आपको लॉयल्टी देखने को मिलेगी। फर्दर क्या होगा, रिवॉर्ड, एंड आफ्टर दैट नर्चर। ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, कस्टमर लॉयल्टी लाइफ साइकिल है। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस एक कट टू कट आइडिया के लिए क्या कर लीजिए, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे देखिए, कॉन्शियस एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज टुवर्ड्स एक्चुअली रिटेनिंग एंड इनहैंसिंग पैट्रोनेज ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहैंसिंग पैट्रोनेज? कहने का मतलब आप जो अभी क्या कर रहे हो, उनको एक प्रायोरिटी दे रहे हो, उनको और ज़्यादा आपको क्या करना है, स्पेशल फील कराना है। उनकी जो पैट्रोनेज है उसको क्या करना है, आपको इन्हांस करना है। इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग मनी। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एक्विजिशन से हटाकर किस में लगाया जाना है, रिटेंशन में। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी अपना ग्लोबलाइजेशन का जो सिनेरियो आया उसके वजह से कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी इंक्रीज करी, एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने की वजह से जो मेन फोकस है वो एक्विजिशन से बाय डिफ़ॉल्ट रिटेंशन में शिफ्ट होता चला गया। And additional capitals are even invested to enhance the relationship in the order to increase the patronage from existing customers is a paradigm shift completely। कहने का मतलब कि पहले से भी ज़्यादा जो आप क्या करते थे, कैपिटल इन्वेस्ट करते थे नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, आज आप इवन ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने में। और ये एक सत्य है। ठीक है। ये पैराडिग्म का मतलब ही यही होता है, आउटस्टैंडिंगली क्लियर, अखंड सत्य। ठीक है। ऐसे समझ सकते हो। द बेस्ट एग्जाम्पल विल लुक इज द लॉयल्टी प्रोग्राम्स। देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो रिलेशनशिप मार्केटिंग की जो एक्चुअल में शुरुआत हुई वो देखी गई एयरलाइंस में। एयरलाइंस का एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है जो कि मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता भी होगा पहले के टाइम पर जो भी एक बिज़नेस आपका सेटअप होता था, अगर जो बहुत बढ़िया बड़े बिज़नेस में एक निकल कर आते थे तो उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते थे उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना पड़ता था इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो दैट्स वाई दे यूज टू ट्रैवल थ्रू द एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो वो कंपनी क्या करती थी, उस पर्टिकुलर एयरलाइन के साथ अपना एक डील करती थी कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आपके पास हमेशा सीट क्या रहेगी, खाली रहेगी, एंड जो भी कॉस्टिंग आता है आप इतना % कम फेयर में क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को आप ट्रैवल करवाएंगे। सो दैट्स वाई उस पर्टिकुलर एयरलाइन ने क्या किया, उन्होंने एक कार्ड क्या कर दिया, बनाकर दे दिया उनके एम्प्लॉयज़ के नाम पर। एंड ये जो भी कार्ड्स थे इसमें क्या रिवार्ड पॉइंट्स कंटिन्यूसली कलेक्ट होते जाते थे। जो भी बात हुई थी 20%, 30%, 40% या इवन 50% लॉयल्टी पॉइंट्स। ठीक है। तो ये पॉइंट्स कलेक्ट होते जाते थे एंड इन द वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो लॉयल्टी पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते थे। सो इसके वजह से क्या हुआ कि अगर आपने एक रिलेशनशिप बना लिया किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के साथ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ही यूज़ करेगा। आप नॉर्मली चेक करो ना, आज आप बिग बाज़ार में जाते हो, आप आज कहीं वी मार्ट में जाते हो, आफ्टर द ट्रांजैक्शन दे यूज टू टेक योर नंबर एंड इवन धीरे धीरे वो रिवार्ड पॉइंट्स क्या होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। यही नहीं, मैं SBI डेबिट कार्ड्स की भी बात करता हूँ। अगर आपके पास कोई वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो उसमें धीरे धीरे
जैसे ही आप क्या करते हो, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करते हो, धीरे धीरे लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स उसमें कलेक्ट होते जाते हैं। एंड वही होता है ना, कुछ 4 पॉइंट का 1 रुपये कुछ वैल्यू होता है। तो अगर आपने कुछ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं तो वो 500 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होता है। तो भाई अगर थोड़े से खर्च के साथ मान लो 1% ही लॉयल्टी पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कर कर वो एज अ सेविंग काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। सो पीपल यूज टू एक्चुअली कंसिडर दैट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। सो एयरलाइंस ने सबसे पहले, एयरलाइंस का सबसे बड़ा जो केस स्टडी देखा जाता है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग में ही देखा जाता है। एंड यहीं से एक बहुत बड़ा फाइनल कंसीक्वेंस निकल कर आया कि भाई जब एयरलाइन इतना बड़ा बिजनेस एक रिलेशनशिप मार्केटिंग के थ्रू कर सकती है, तो इस कंपटीशन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कौन सा स्ट्रेटजी है? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। एंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है ऑटोमेटिक, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटेन्ड कस्टमर रहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नए प्रोडक्ट्स में आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाते हैं। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। ठीक है। सो ये देखो एयर इंडिया का यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो पहले के ज़माने में या आज के ज़माने में भी, लाइक आज तो एयर इंडिया का उतना कुछ खास वैसा है नहीं, बट जैसे इंडिगो हो गए, गो एयर हो गए, ये भी काफ़ी कंपनीज, बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, इनके एम्प्लॉयज़ से डायरेक्ट क्या है, लाइक कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है इनका। 50% लाइक फेयर पे क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं एंड ऑलवेज देयर इज़ अ रिजर्व्ड सीट फॉर देम। ओके। सो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम का बहुत बड़ा क्या है, एक केस स्टडी है जो कि आपको जानना बेटर रहेगा। सो देखो इसके क्या क्या लाइक ओवरऑल बेनिफिट्स हो जाते हैं। देखो, गेंड बेटर विजिबिलिटी इनटू कस्टमर नीड एंड इम्प्रूव्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर आज मान लेते हैं आप ऑफर नहीं देते हो, एक नॉर्मल सी चीज़ सोचो, अगर आप ऑफर नहीं देते हो तो वो कस्टमर एक बार क्या पता ट्रैवल करके फिर दूसरा फ्लाइट भी क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। बट अगर आप उसको अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हो तो वो बार बार आपके एयरलाइन से ही ट्रैवल करेगा। एंड एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी तो इंक्रीज़ करेगा। एक तो कस्टमर बेस भी इंक्रीज़ होता है, पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी भी होती है, एंड कंसिडरेबली विथ टाइम आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता चला जाता है। एंड प्रेडिक्टिव इंसाइट्स इंक्रीजिंग द ऑनलाइन रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ये देखो ऑनलाइन रेवेन्यू भी क्या होता है, काफ़ी बढ़िया ये इंक्रीज़ करके देता है लॉयल्टी प्रोग्राम। जैसे वॉलेट का आजकल इस्तेमाल होता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। तो वॉलेट में कैशबैक्स आते हैं ना, या फिर बहुत सारे कूपन्स आते हैं। ठीक है। सो ये ओवरऑल B2B कंपनीज, B2B जो अपना क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा काम आता है। अगर आप जैसे आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करते होगे तो हर एक न्यू ट्रांजैक्शन पे आपको एक कूपन मिलता होगा, एंड वो कूपन किसी और कंपनी का होता होगा। लाइक प्यूमा शूज़ के मिल जाते हैं आपको, और भी देखा जाए तो यार रमी ये सब के आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोमोट कर रहा है। ठीक है। वो आपको दूसरे बिजनेस की तरफ जाने को मजबूर कर रहा है। ठीक है। और जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, आप भले ही 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करोगे, लेकिन करोगे तो सही। ठीक है। तो एक तरह से भाई ऑनलाइन जो रेवेन्यू है वही सेम काम रमी भी करेगा। पेमेंट लेते टाइम बोलेगा कि देखो यार, आप फ़ोन पे से पे करोगे ना 10 रुपये का और डिस्काउंट, तो भाई वहाँ वाले कस्टमर फ़ोन पे भी आ जाएंगे और फ़ोन पे वाले रमी पे भी चले जाएंगे। सो ओवरऑल ये जो चीज़ है लॉयल्टी प्रोग्राम्स की जो बात है, एक तरह से अगर प्रॉपर कंबाइंड मार्केटिंग की जाए तो ऑनलाइन रेवेन्यू में भी काफ़ी बड़ा हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर बिजनेस चैलेंज टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड इन्हांस द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे मार्केट डायनेमिक्स आते रहते हैं। सबसे बड़ा डायनेमिक्स तो देखो जियो के आने के बाद लगा। ठीक है। ये सब देखो बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, बट अभी के लिए ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ था किसके लिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया टर्म है। एंड नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत बढ़िया एक और केस स्टडी लेकर आता हूँ बैंक्स की। बैंक्स में आपको पता होगा रिलेशनशिप मैनेजर्स आजकल क्या किए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं आपके लिए।
ठीक है, या फिर अगर कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी के लिए वो अपने खुद के एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, पर्सनली असाइन करते हैं, जो आपसे कंटिन्यूअस आपसे टच में रहता है। और उसका काम ये नहीं रहता है कि भाई आपसे वो क्या करे, इन्वेस्ट कराए। भले ही आप इन्वेस्ट करो या ना करो, वो आपसे टच में रहेगा, वो आपके नीड को जानेगा, आपके नीड के हिसाब से वो क्या करेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे। एंड एट लास्ट जैसे ही आपके नीड के हिसाब से इनके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आएगी, आप मजबूर हो जाओगे उसको लेने के लिए, क्योंकि वो आपकी नीड थी। अगर आपके पास पैसा है तो ऑफ कोर्स यू विल बी वंस आस्किंग दैट रिलेशनशिप मैनेजर, और जैसे ही आप उससे पूछोगे, उसका तो काम ही क्या है, आपको फर्दर सब कुछ मार्केटिंग के हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एसबीआई आज के ज़माने में। सो चलो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ पहले तो। We also see the establishments of relationship managers, especially in services and especially in financial services। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी स्पेशली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर ये रिलेशनशिप मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, banker who is your relationship manager. You have a person within a financial institution who is your wealth manager and a relationship manager, and of course this whole area of relationship marketing began in a business to business marketing. बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है, इसमें कैसे होती है, बहुत बढ़िया एक टर्म आपको मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पर। जैसे देखो, एक तो है एसबीआई की क्या है, बैंकिंग, लाइक जो भी ये एटीएम्स एंड ये जो बैंक स्टैब्लिश्ड होते हैं। दूसरे होते हैं अपने एसबीआई के आजकल आपको पता होगा इसके म्यूचुअल फंड्स भी निकल रहे हैं, तो भाई इनकी क्या है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी अलग से सेटअप है। फिर इंश्योरेंस की कंपनी इनकी अलग से सेटअप है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करके। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो ये रिलेशनशिप मैनेजर्स क्या करते हैं, भले ही ये अपॉइंट होते हैं एसबीआई की तरफ से ही एंड बैंक में अपॉइंट होते हैं, एंड ये आपसे खुद से डील करते हैं, आपसे नॉर्मली बात करके आपकी ज़रूरतों का पता लगाते हैं, एंड फर्दर ये अपनी ही कंपनी के जो अदर क्या है प्रोडक्ट्स हैं उसको ये कंटिन्यूअसली रेफ़र करना स्टार्ट करते हैं। सो बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। आपसे आप आओगे लोन लेने को, अब लोन या फिर आप कुछ एफडी जमा करने आओगे, वहाँ से आराम से साइड में ले जाकर आपको बिठाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे और आराम से सब कुछ बात करेंगे, कहाँ पे आप वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, आपका थोड़ा बैक एंड पे क्या कर लेंगे, आपका फाइनल अमाउंट भी देख लेंगे कि भाई कितने पैसे इसके एक साल में आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल इनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपकी क्या स्टेटस है करेंटली, एंड आपसे थोड़ी बातचीत करके ये आपकी नीड पता कर लेंगे, एंड थोड़ा थोड़ा करके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, फिर फर्दर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने को बताएंगे, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ रहती हैं इसमें, उसमें भी इन्वेस्ट करना बताएंगे। एंड फर्दर देखो, बैंकिंग के तो वर्क्स चलते ही रहते हैं, ये वीएफडी और ये सब लोन वोन के। ठीक है, तो ये देखो सब कुछ क्या है, ये ओवरऑल एक वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है किसका, एसबीआई का। सो देखो यही वाली पूरी क्या है बात है। फर्स्ट, इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर इन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग बट has become more prevalent in consumer marketing and especially in consumer service। आजकल, पहले तो देखो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस टू बिजनेस में ये यूज़ होती थी, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग, बट आजकल क्या हो रहा है, ये बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग में भी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। एग्जांपल्स फर्दर मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये कैसे कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर चुके हैं। ठीक है, सो इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग इन अ बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, इट इज़ कॉल्ड की अकाउंट मैनेजमेंट। आपको शायद ये चीज़ जानना होगा कि ये जो B2B मार्केटिंग है इसको पहले क्या बोला जाता था, की अकाउंट मार्केटिंग, where certain customers were such large buyers of products that the vendor company would invest an individual, in fact the whole department to some extent, investing in and maintaining and nurturing the relationship। आज यही काम DFCCIL में भी करना है। एज यूजुअल वापस से वही एग्जांपल, PPP प्रोजेक्ट्स हैं, बाहर से बहुत सारी कंपनीज फंड रेज करने को क्या है, तैयार है। लाइक
कि इस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ का टेंडर लेने को तैयार हैं। तो एक तो सबसे पहले टेंडर देना है एंड उसके बाद उनके साथ रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट का प्लान है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, ऑपरेट एंड अगेन गिव इट बैक। ठीक है, ये बिल्कुल इनका स्ट्रैटेजी होगा इन फ्यूचर भी। ठीक है, सो सेम टू सेम अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे सो दे विल नॉट एग्री टू गिव इट बैक टू यू एंड अदरवाइज अगर कुछ ये सारा कुछ मामला हुआ भी तो देखो चीज़ें काफ़ी लॉस मेकिंग में चली जाएंगी। सो रिलेशनशिप मेंटेन करना तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी बेहतर होगा। एक बार कंपनी आपसे एसोसिएटेड हो गई, एक बार उसने आपको फंड किया, आपके पास और भी कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपके पास और भी कोई सेक्शन बनेगा, आप उसमें भी तो उनको बोलोगे ना कि भाई आप यहाँ भी इन्वेस्ट करो। तो ये ओवरऑल क्या है, स्ट्रैटेजी है। आप आज क्या कर रहे हो, ईडीएफसी में इन्वेस्ट करवा रहे हो, फर्दर अभी साउथ कॉरिडोर्स भी बनने बाकी हैं, तो साउथ कॉरिडोर्स में भी तो वही कंपनीज आएंगी ना, कोई जापान की कंपनी है और भी बहुत सारी क्या है, जीका का नाम मैंने लिया था पहले। तो देखो जीका को वो वही बोलेंगे ना, अगर आप एक रिलेशन मेंटेन नहीं करते हो जीका के साथ तो वो क्या करेंगे, आज वो वापस से फिर फर्दर साउथ कॉरिडोर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनके साथ, इवन बैंक क्या करती है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी उनके साथ आकर क्या हो जाती है, टाई अप हो जाती है। मान लो कि कोल इंडिया क्या है, आपका पीएसयू है, अब कोल इंडिया का जो कॉलोनी है उसके अंदर एक बैंक सेटअप किया गया कि भाई आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप यहाँ पर अपना क्या करें, खाता खुलवाएं। अब उनको तो पता है कि भाई यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब कोल इंडिया के हैं, सब पीएसयू के लोग हैं, सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी। तो ऐसे लोकेशंस पे रिलेशनशिप मैनेजर्स को बिठाया जाता है। कोई बहुत एक ब्रॉड विलेज जो एरिया होता है ना, बहुत रिमोट प्लेस एरिया, वहाँ पर जिनके खाते क्या है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड के ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसा कोई रिलेशनशिप मार्केटिंग का कुछ भी कोई भी स्रोत नहीं। ठीक है, वहाँ पर ऐसे चीज़ों को नहीं बिठाया जाता, बिठाया उस जगह पे जाता है जहाँ पर ये पता लग जाए कि भाई यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ अपने लिए वर्दी हैं, प्रॉफिट मेकिंग है इन फ्यूचर, लॉयल रहेंगे एंड हमारे अदर सर्विसेज को भी यूज़ करेंगे। सो ये ओवरऑल क्या है, स्ट्रैटेजी है जो कि आजकल कस्टमर्स तक क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली restricted up to a different business, it is now gone up to customers because of the increasing competition. I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। So as I mentioned earlier that in sharp contrast to marketing programs that we designed turn up the last century when marketing began mostly in packaged goods। पहले क्या होती थी, पहले जो मार्केटिंग की जाती थी वो जनरली नए कस्टमर को एक्वायर करने के फॉर्मेट में की जाती थी। एंड नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या किया जाता था, ब्रांडिंग। देखो पहले ये पूरा ब्रांड के नेम आज भी होते हैं, ब्रांडिंग आज भी होती है। अगर कोई नए ये क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती है ना, ये एक्विजिशन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो कि अब सैचुरेट हो चुका है, सो ऐसे सेक्टर्स में आपको एक्विजिशन से ज़्यादा रिटेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया। आज आशीर्वाद के ही कंपटीशन में बहुत सारे स्टेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारे और भी इनके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। तो आज आशीर्वाद भी क्या सोचेगा कि भाई मुझे क्या करना है, अब अपने कस्टमर्स को रिटेन करने पे ध्यान देना है। समझ में आया। पहले ब्रांडिंग करते थे, ट्रेडमार्क्स आपको पता होगा, जैसे आईटीसी का ये क्या है, ट्रेडमार्क है। अब आईटीसी के अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो भाई जहाँ पर भी आईटीसी का ट्रेडमार्क मिलेगा, लोगों में एक क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि भाई ये आईटीसी का प्रोडक्ट है। कोई अगर नया प्रोडक्ट आता है तो वो ट्रेडमार्क्स ढूंढते थे कि भाई कोई नई कंपनी हमें क्या कर दे, अपना ट्रेडमार्क दे दे। समझ में आया। थ्रू पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के द्वारा भी ये देखो जितने भी पैकेजिंग होते हैं ना, इनके द्वारा भी क्या करते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा पहले मार्केट एक्विजिशन का एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका अपनाते थे। समझ में आया। एंड इवन इन फैक्ट ऑफ सम ऑफ द एक्सटेंट प्राइमरीली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग इनटू कन्वर्टिंग नॉन यूजर्स टू यूजर्स। इवन जो पहले उस चीज़ को यूज़ करने वाले नहीं होते थे उनको भी हमने किस में कन्वर्ट किया है, यूज़र्स में, जस्ट बाय दीज थिंग्स, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क्स एंड पैकेजिंग्स। बट आजकल चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। अब जो चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस में अप्लाई हुआ करती थी अब वो एक्सटेंड हो गई हैं, नॉट ओनली टू बिजनेस, वहाँ पे तो आज भी है ही, बट एक्स्ट्रा बिजनेस टू कस्टमर में भी क्या हो गई हैं वो चीज़ें अब
लागू होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी साइड में दे रखा था कि देखो एसबीआई कैसे हायर करती है। आपको नहीं पता होगा, रिलेशनशिप मैनेजर्स बैंक्स के लिए अलग, ये ई वेल्थ के लिए अलग, जो सिर्फ ऑनलाइन क्या करते हैं आपसे बातें करते हैं उनके लिए अलग, एनआरआईज के लिए अलग रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो सबकी क्या है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी अपनी तरह की तरीके से क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप क्या करो, इस चीज़ को प्रॉपरली ऑपरेट करो। ठीक है, क्योंकि एनआरआईज से एक नॉर्मल लोकल रिलेशनशिप मैनेजर बात नहीं कर पाएगा। एक ऑनलाइन वे में जिनसे बात हो सकती है, उससे ऑफलाइन वे में हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? जो हमारी स्ट्रेटेजी ऑफलाइन में होगी, हम उनसे वैसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन। समझ में आया? सो अलग अलग तरीके होते हैं। सो लास्टली मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखो आज क्या है, अगर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो फोकस ऑन न्यू कस्टमर थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिप्लीट हो गया है। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर न्यू कस्टमर को एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट कैसे, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब इन चारों लाइक सब क्या है, एक तरह से सोशल नेटवर्क है। ठीक है, कोई जॉब के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई नॉर्मल इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई ग्रुप्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, और कोई लाइक नेशनल ट्रेंड्स के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड है। तो इन्होंने अपना एक स्पेशलाइजेशन डाल दिया है। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान से सुनो। सो अगर कोई भी नया कस्टमर आता है तो उनको उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो क्या करते हैं, उन ऐप्स को एक्वायर करते हैं। एंड दीज ऐप्स क्या करते हैं, जैसे ये ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये आपको कुछ दिनों तक अपनी सर्विसेज फ्री में इस्तेमाल करने की भी क्या कर देते हैं, परमिशन देते हैं। तो इसी से क्या होता है कि वो लोग एक नॉन यूज़र को यूज़र में फर्दर कन्वर्ट करते हैं, एक नॉन पेड यूज़र को एक पेड यूज़र में कन्वर्ट करते हैं। सो एक फोकस तो है ही सही लाइक ये न्यू कस्टमर का, बट आजकल थोड़ा सा एक क्या हो गया है, ये कस्टमर रिटेंशन का जो एक पूरा इशू है, ये काफ़ी ज़्यादा उभर कर आया है फ्रॉम एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर, जिसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। ओके, सो बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी वैसे हैं जो फोकस ऑन न्यू कस्टमर्स पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन पे वर्क करेंगे। बट इसी वे में बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कस्टमर रिटेंशन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आज फेसबुक क्या करता है, आज फेसबुक अपने पुराने कस्टमर को ठीक है रिटेन तो करता ही है, बट अपने नए कस्टमर को भी क्या करता है, एक्विजिशन पे भी इक्वली ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज अगर क्या है, आज इस साल अगर मान लेते हैं 2 करोड़ लोग क्या हुए हैं, अगर एक्स्ट्रा पैदा लिए हैं या फिर उस एज ग्रुप में आए हैं, तो अगले साल भी क्या होंगे, वही 2 करोड़ पीपल उस एज ग्रुप में वापस से आएंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल नए होंगे, वो अभी तक सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किए होंगे। तो भाई उनको क्या करना है, अब अट्रैक्ट करना है कि भाई तुम व्हाट्सएप ना डाउनलोड करके तुम फेसबुक डाउनलोड करो। सो एक न्यू कस्टमर का भी आज लाइक क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अब कस्टमर बेस बनाना स्टार्ट हो गया है। ई कॉमर्स में एग्जाम्पल दिया था ना, एक ने प्राइम निकाल दिया, एक ने प्लस सर्विस निकाल दिया, फ्लिपकार्ट ने प्लस निकाल दिया। ये अपना कस्टमर बेस बनाए जा रहे हैं, ये अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं। वैसे ही प्राइम कस्टमर वो अपना कस्टमर बेस बना रहे हैं, वो अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। सो इस चीज़ को नॉर्मली क्या करना है, समझना है। विचार हाईटेक इंडस्ट्री एंड देयरफॉर यू सॉ हॉटमेल, पहले हॉटमेल आया था, फिर जीमेल आया, ये गूगल के बहुत सारे क्या हैं आपके ऐप्स हैं, ये सब फ्री में शुरू में इस्तेमाल करने को देते हैं, शुरू में फ्री देते हैं, बाद में इन्हीं फ्री यूज़र्स को ये क्या करते हैं, पेड यूज़र में कन्वर्ट करते हैं। लाइक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आज आप नॉर्मली क्या करते हो, एक जीमेल अकाउंट चलाते हो, पैसे देने नहीं पड़ते, बट शायद हम अपने आप, मैं नॉर्मली ब्रेनरी ग्रुप की बात करता हूँ, हम गूगल का क्या करते हैं, पेड लाइक सब कुछ परचेज करते हैं, कि जैसे उसमें आता है गूगल वर्क स्पेस। अब गूगल वर्क स्पेस में काफ़ी चीज़ें मैनेज्ड हैं जो आपको फ्री सर्विसेज में नहीं मिलती। ठीक है, कि लाइक ग्रुप्स को कैसे आपको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें फ्री सर्विस में अवेलेबल नहीं होती। सो गूगल एक होता है जीमेल, और वही जीमेल क्या प्रोवाइड करता है, गूगल वर्क स्पेस, जब आप उनके पेड यूज़र हो जाते हो। शायद ये चीज़ अब आपको समझ में आएगा। वैसा ही एप्पल प्लेटफॉर्म्स है, एप्पल प्लेटफॉर्म में क्या है, एक तो वैसे ही इसकी इज्जत बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ पैसा।
ठीक है, कि भाई हर चीज़ के लिए आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। सो इनका थोड़ा सा वैसा ही आजकल तो ये भी हो गया है, जैसे अब आप iOS प्लेटफॉर्म लाने जा रहे थे तो अब इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि आपको क्या करना है कि अब आपको हमारा ही गेटवे इस्तेमाल करना है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब ये तो भाई हमारी मर्जी है ना कि हम कौन सा गेटवे लगाएं, बट इन ये बोल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमको आपको हमारा ही क्या करना पड़ेगा, गेटवे यूज़ में लेना पड़ेगा। सो आज आप जब पेमेंट करते हो तो मान लो अगर आप क्या करते हो 5000 का पेमेंट करते हो तो हमारा जो गेटवे है मान लो उसमें से 200-300 रुपीज़ वो क्या करता है, डिडक्ट करता है। अब एप्पल के हम गेटवे से अगर हम क्या करते हैं, अगर ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो 5000 का 1500 वो क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। तो भाई ऐसा तो क्या कर गया, मतलब डुबाई दो, फिर नैया डुबाई दो, तो कौन जाएगा उसके प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट को क्या करने, देने। सो आप इन सारी चीज़ों को भी क्या करो, समझो। इट बिकेम अ फ्री टू द यूज़र ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। पहले फ्री सर्विस दो, उसके बाद क्या कर दो, अब क्या करेंगे, पहले फ्री सर्विस देंगे, आप मज़े मज़े में फिर कोई एप्पल डिवाइस खरीद ही लेंगे, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, कि आपको तो पता लग गया कि भाई फ्री है। बाद में धीरे धीरे 1 महीने के बाद ये बताना स्टार्ट करेंगे कि नहीं भाई ये 1 महीने तक ही फ्री था, अब सब कुछ पेड है। अब इतना महंगा आपने डिवाइस ख़रीदा है तो भाई उसको लंबा टिकाने के लिए उसमें कुछ तो आप क्या करोगे, खर्च करोगे ही सही। तो भाई बहुत लोग तो मजबूरी में भी आपसे क्या करते हैं, खर्च करवा लेते हैं। समझ में आया? सो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखो। सो क्या ये कॉन्सेप्ट नया है? नहीं, कुछ भी नया नहीं है, तरीका चेंज हो गया है, बेस आज भी वही है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई अ बिजनेस इज इन बिजनेस। भाई एक बिजनेस आज क्यों एक बिजनेस में है? बहुत अटपटा लग रहा होगा सुनने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अ बिजनेस इज इन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स। फाइनली एम क्या है कि भाई आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, एनी चेंज इन द पैराडिग्म इन द 50s was saying that the purpose of business is to create and रिटेन कस्टमर्स। यस, ये बात भी सही है, बहुत पहले ही इवन 1950s की बात है, उस समय ही बता दिया गया था कि जब मार्केट जैसे ही सैचुरेट होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ेगा। क्रिएट एंड रिटेन, क्रिएट मतलब कस्टमर एक्विजिशन, रिटेन मतलब कस्टमर रिटेंशन। तो ये दोनों चीज़ों पर है। क्या सिर्फ यही दो चीज़ें हैं? नहीं, सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। In other words, profits are the outcome but not the purpose or not the mission of the corporation। देखो एक कॉरपोरेशन का या फिर किसी भी एक कंपनी का प्रॉफिट हमेशा एक एम नहीं होना चाहिए, एक आउटकम नहीं होना चाहिए। उनका आउटकम क्या होना चाहिए? इट इज़ ऑलवेज एंकर्ड टू द कस्टमर्स। वो हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड क्या होने चाहिए, उनके सर्विसेज होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट आता है, बट अगर प्रॉफिट का सोच सोच के करोगे ना तब नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पर फिर सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फर्दर हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से नहीं होती। अगर हमारा एम प्रॉफिट है तो हमारी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से होगी। अगर हमारा जो एम है वो मार्केट ओरिएंटेड रहेगा, सॉरी कस्टमर ओरिएंटेड रहेगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से होगी। अब हमारी स्ट्रैटेजी कस्टमर ओरिएंटेड रहेगी तो ऑफ कोर्स एक लॉयल्टी धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगी एंड प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो ये एक सॉरी ये एक लॉन्ग टर्म क्या है, सोच है जो आपको समझना है। ठीक है, लास्ट चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत फेमस एक सेंटेंस है, देयर आर ओनली टू थिंग्स इन द बिजनेस दैट मैटर्स। फर्स्ट वन इज इनोवेशन एंड सेकंड वन इज मार्केटिंग। ध्यान में रखिएगा, इनोवेशन एंड मार्केटिंग, और इन दोनों को लिंकअप करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM आपको आई थिंक इनोवेशन में भी हेल्प करता है एंड CRM बाद में मार्केटिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एक साइकिल है, इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा मार्केटिंग के बाद में ही क्या होगा, CRM आएगा। अब CRM आ गया, CRM के बाद वापस मार्केटिंग आएगा, अब मार्केटिंग के बाद वापस CRM आएगा। सो इस चीज़ को समझिए, ये एक साइकिल है, ये कभी साइकिल रुकेगा नहीं। ठीक है, ऑन द मार्केटिंग साइड ही टॉक्ड अबाउट द क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग। मार्केटिंग में भी दो चीज़ें आती है, एक होता है इनोवेशन, दूसरा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में दो चीज़ें कौन कौन सी, कस्टमर क्रिएशन मीन्स कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रिटेन। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन जिसको बोलते हैं। सो मार्केटिंग में दो चीज़ें आती हैं, कौन सी, एक्विजिशन, रिटेंशन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखो जब एक बार समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम कभी गलती नहीं करोगे। एंड ऑन द मार्केटिंग साइड ये चलो हो गया। At the early stages of product life cycle, therefore, the marketing capitals are usually allocated towards customer
सॉरी एलोकेटेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कस्टमर बिकॉज देर इज नो मार्केट येट। देखो शुरू शुरू में क्या था, जब मार्केट वैसा कुछ खास नहीं था तो नए कस्टमर को एक्वायर करते थे। आज मार्केट अच्छा खासा बिल्डअप हो गया है, इसलिए रिटेंशन पे भी ध्यान देते हैं। समझ में आया? सो मार्केट डेवलपमेंट विच कन्वर्ट्स नॉन यूजर टू यूजर और कन्वर्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज टू द न्यूअर टेक्नोलॉजीज, एंड ऑफ कोर्स यू हैव वेरी वाइड एग्जाम्पल रिसेंटली सच एज सेल फोन्स। ऑफ कोर्स ये इनोवेशन के वजह से ही आज क्या हो रहा है, चल रहा है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका? मार्केट, इसका इनोवेशन का। ठीक है, एक होता है इनोवेशन, दूसरा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में तो हमने बहुत कुछ अभी पढ़ लिया है, बट इनोवेशन का एग्जांपल कहाँ से लेकर आए बिजनेस में? तो इनोवेशन का एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। आज मोबाइल फ़ोन्स, अगर आप क्या करते हो, आज एक ब्रांड यूज़ कर रहे हो, सैमसंग ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो भाई अगर आपने क्या करी, जब तक कंपनी आप पे एक लॉयल्टी लाइक नहीं लेकर आएगी, तो भाई आप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है, मोबाइल तुरंत आउटडेटेड हो जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन्स को अपग्रेड करते हैं। अब अपग्रेड करने के लिए सेम ब्रांड में अपग्रेड करेंगे या दूसरे ब्रांड में, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो अगर भाई आप कस्टमर रिटेन नहीं करोगे तो वो कस्टमर कहाँ चला जाएगा? कहीं और चला जाएगा। सो ये मोबाइल इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी मार्केटिंग तो है ही सही, बट इनोवेशन के साथ साथ मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केटिंग में भी न्यू कस्टमर्स नहीं, कस्टमर रिटेंशन इंपॉर्टेंट है फॉर द मोबाइल इंडस्ट्रीज। एंड ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इनके लिए इक्वली कस्टमर एक्विजिशन भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? सो ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, इनको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यूअर टेक्नोलॉजी पे भी क्या करना है, फोकस करना है। न्यूअर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो भाई पुराने कस्टमर को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए कस्टमर तो ठीक है आएंगे ही सही, बट पुराने कस्टमर को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी। क्योंकि ये एक बार अगर दूसरे ब्रांड में चले गए और वो ब्रांड आपको पुराने वाले से ज़्यादा पसंद आ गया, तो वो वापस नहीं आने वाले, वो उस ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएंगे, एंड योर मार्केट विल बी टोटली आउटक्लास्ड। एंड नोकिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो मार्केट कैपिटल एलोकेटेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कस्टमर, कौन कौन से? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सब किसके तरफ अपना मार्केट कैपिटल एलोकेट करते हैं? टुवर्ड्स क्रिएटिंग कस्टमर। बट ये मोबाइल का जो पार्ट है, जो इनोवेशन है, ये किस पे मेनली फोकस करता है? इनके जो मार्केटिंग कैपिटल्स होते हैं ये मेनली कस्टमर रिटेंशन को जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो ये देखो कि नॉर्मल मैं एक्विजिशन का क्या करता हूँ, आपको रोल बताता हूँ। सबसे पहले एक्विजिशन के लिए क्या करेंगे? रजिस्टर करवाएंगे, फिर कमिटमेंट्स देंगे, आपको इंगेज करेंगे, एंड फाइनली जाकर आप बहुत बार आप उनके एड्स वैड्स देखकर क्या करोगे, आप उस चीज़ को परचेज़ करोगे। परचेज़ करने के बाद आप उनके CRM टूल्स के अंडर आ जाओगे, एंड CRM टूल्स के अंडर आने के बाद आप उनके कुछ एड ऑन प्रोडक्ट्स क्या करोगे? परचेज़ करोगे, एंड वापस से वही सारी चीज़ें रिपीट करोगे। अगर आप उनके सर्विस से सेटिस्फाई हो तो वापस से आप क्या करोगे? आप उसी चीज़ को परचेज़ करते जाओगे। आप शुरू में क्या थे? आप एक नॉर्मल यूज़र थे जो कि नॉन पेड थे, ठीक है, रजिस्टर हुए थे बट नॉन पेड थे। पहले तो आप पेड में कन्वर्ट हुए, एंड बाद में इन्होंने आपको रिटेन करना स्टार्ट किया। तो भाई रिटेन करने में कौन यूज़ आता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट साथ में पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मार्केटिंग अभी नहीं पढ़े हो तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बट हाँ मार्केटिंग का जो भी पार्ट इसमें अभी इंक्लूड हो रहा है, मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करते जा रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो इस लेक्चर में बस इतना ही, रेस्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेट अस सी।